हेलो फ्रेंड, वेलकम वंस अगेन अपने ऑनलाइन लेक्चर्स में। देखिए, हम लोग ने पिछले वीडियो में क्या बताया था आपको, कंडक्टिविटी के बारे में बताया था। ठीक है, कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये किस पर डिपेंड हो रहा था? टेम्परेचर पर और मटेरियल। ठीक है ना, यानी कहने का मटेरियल मतलब किस मटेरियल का बना है। हमने आपको इसमें एक चीज़ बताई थी कि जो n होता था नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वैल्यू होता था ये, तो कंडक्टर के लिए सबसे ज़्यादा होता है 10⁻28 पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10⁻28। और ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसके लिए होता है? सिल्वर के लिए होता है। बाकी कॉपर वगैरह में कम होता जाता है, एल्यूमिनियम में और कम होता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर वायर किसके बनाए जाते हैं? कॉपर के बनाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर टाउ डिक्रीज हो रहा था, इसलिए सिग्मा भी डिक्रीज होगा। ठीक, रेजिस्टिविटी हो गया। इसी का रेसिप्रोकल जो कहलाता है रेजिस्टिविटी कहलाता है। क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस अभी अलग चीज़ है। ठीक है, तो अपन ने इतनी चीज़ें बताई थी। फिर आगे बढ़ते हैं। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शंस में कौन कौन से टर्म कैसे वेरिएशन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब कंपटीशंस के पॉइंट में कुछ चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे अपन ने नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया लिया, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब एक अपन ने कोई वायर माना, इसका ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अगर इसमें देखा जाए, इसका एरिया जो है वो ए मान लिया, इसका क्या हो गया? ए बी हो गया। तो इसका एरिया दिख रहा है ज़्यादा है, इसका एरिया क्या है? कम। पहली चीज, इसमें अपन ने 2 पॉइंट मान लिए, ए और बी मान लिया। ठीक है, क्लियर। तो इसमें सबसे पहली बात है कि करंट क्या रहती है? रिमेन कांस्टेंट। मतलब करंट हर एरिया क्रॉस सेक्शन पे सेम रहेगी, यानी करंट के वैल्यू के बारे में कोई चेंज नहीं होगा। तो कहने का मतलब फॉर ए गिवन कंडक्टर करंट डज नॉट चेंज विद इन क्रॉस सेक्शन एरिया ए। ठीक है, मतलब एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। अब यहाँ पर देखा वही चीज कि एरिया ए बी का क्या है? ज़्यादा है। इसका मतलब आई क्या रहेगा? पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ? आई क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, पहली चीज। ठीक है, दूसरा करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी क्या होता है बेटा? क्या बताया था करंट डेंसिटी? जे। जे इक्वल टू क्या होता था? आई बाई ए। अब यहाँ पर अगर देखें तो आई तो कांस्टेंट है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की क्या हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। इसका मतलब जे जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और किसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है? ए का ज्यादा कम है, ए बी का ज्यादा है। इसका मतलब जे जो होगा किस पॉइंट का ज्यादा होगा? ए पॉइंट का ज्यादा होगा कंपेयर टू बी पॉइंट से। पहला पॉइंट अपने पास, ठीक है ना। क्लियर बेटा? करंट क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, मतलब करंट दोनों जगह बराबर रहेगी। ठीक, तीसरा पॉइंट, जे इक्वल टू क्या बताया था कल ओम्स लॉ वाला? सिग्मा इंटू ई। अब इसमें सिग्मा क्या है? मटेरियल पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे तो था नहीं, तो इसका मतलब जे क्या रहे? सिग्मा क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखें तो जे क्या है? ई के प्रोपोर्शनली आएगा। अब सिग्मा क्या है? कांस्टेंट है, इसका मतलब जे प्रोपोर्शनली ई के भी हो गया। अच्छा, अब देखो जे कहाँ पे जाता है? ए पर जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ पे ज्यादा होगा? ए पॉइंट पे ज्यादा होगा कंपेयर टू बी पॉइंट से। ये दूसरा पॉइंट मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बेटा? चौथा पॉइंट, अगर अपन लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का लेना चाहें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनली किसके था? 1 एरिया के। कल अपन ने देखा था ना, आई इक्वल टू क्या था रिलेशन? आई इक्वल टू था एन ई ए इंटू वी डी, और जे क्या था? एन ई इंटू वी डी, यही था। तो अगर इसी से देखें तो वी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? जे अपॉन एन ई। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर अगर देखा जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? एरिया के है, क्योंकि
यहाँ पर वी डी अगर देखा जाए तो आई अपॉन, अगर इस रिलेशन से देख लो तो वी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई अपॉन एन ई ए, यानी कहने का मतलब वी डी भी किसके इनवर्सली हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इसीलिए कह सकते हैं कि वी डी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए पॉइंट पर ज्यादा होगी कंपेयर टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट बी। तो तीनों चीज अपनी निकल आई, ठीक है ना। तो अपन लोग क्या कह सकते हैं कि करंट डेंसिटी और करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पॉइंट पे ज्यादा होगी, ये सब चीज अपन ने बताया। नोट करिए, फिर आगे इसका एक मेन पॉइंट बता देते हैं जो आपको याद रखना है। तो इसमें एक पॉइंट अपने पर याद करने वाला है, क्या निकला, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो सभी हैं एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। समझ में आ रही बात, यानी जहां पर एरिया कम होगा वहां पर ये वैल्यूज ज्यादा होंगी, तीनों करंट सेम रहेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अपने को सबसे मेन पॉइंट मिला जो कंडीशंस का है, जिसके बारे में आपको बताया कि अगर दो ऐसा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का दिया हुआ है तो अपन लोग इससे डिसाइड कर सकते हैं कैसे होता है, अपन ने ड्राइव करके बताया। तो अब हम लोग एक दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं कंडीशन की, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, एटम्स के चारों ओर घूमता है कि नहीं घूमता, तो उसमें इक्विवेलेंट करंट कितनी होगी उसके बारे में बताते हैं। नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। अब इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें क्लियर है हम लोग, ठीक है, जिस पे क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं कंडीशंस में, इक्विवेलेंट करंट पूछते हैं। तो इसमें अपन ने डाल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड कंडक्टर होता था क्या होता था, इक्वल टू वी बाई एल। वी क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, एल क्या था, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना। अब जैसे जब चार्ज परफॉर्मिंग रोटेटरी और सर्कुलर मोशन जस्ट लाइक इन एटम्स, जैसे मान लो एटम्स में क्या होता था, ये एटम में न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है। इसकी मान ली वेलोसिटी v है, इसकी रेडियस मान लिया r है, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसमें इक्विवेलेंट करंट कितना होगा, इसका चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू E के बराबर, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स पे। तो अपने को रिलेशंस निकालना है, तो अब इसमें देखा जाए तो क्या कह सकते हैं, I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई T होता था। तो अगर एक पूरे चक्कर का टाइम देखें तो T इक्वल टू क्या होगा, टाइम पीरियड होगा कि नहीं होगा, एक रिवॉल्यूशन का टाइम क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, E अपॉन T, एक रिलेशन मिला, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सिंस फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी एंड एफ इक्वल टू, एफ डिनोट कर रहे हैं, एफ इक्वल टू 1 अपॉन टी होता है कि नहीं होता है टाइम पीरियड, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें तो आई इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई इंटू एफ भी लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब ई क्या है, चार्ज, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो इससे भी करंट हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन ये सभी करंट कैसी होंगी, इक्विवेलेंट करंट होंगी। कौन सी करंट होंगी ये, इक्विवेलेंट, ठीक है ना, आपको नाम वर्ड दिया जाएगा। तो एक रिलेशन थी, ये मिला अपने पास E बाई टी, और एक मिला E इंटू एफ, यानी फ्रीक्वेंसी इंटू चार्ज, ठीक। अब इसमें अगर देखा जाए वंस अगेन, अगर हमको टाइम पीरियड निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई साहब, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी कि सरकमफरेंस अपॉन वेलोसिटी। अब इसमें अगर देखें सरकमफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई r अपॉन v। तो अब इसमें अगर वैल्यू रख दें तो इसीलिए I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E अपॉन 2 पाई r अपॉन v, ये ऊपर ले जाएं EV अपॉन 2 पाई r। अगर वेलोसिटी और रेडियस दे रखी तो इससे निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, समझ में आया। तो एक फॉर्म तो ये हुआ, एक फॉर्म ये हुआ, और एक फॉर्म ये हुआ, ठीक है। कहीं कहीं इसकी लीनियर वेलोसिटी न देके एंगुलर वेलोसिटी देते हैं, ठीक है ना, उसके लिए समझ लेते हैं कैसे करेंगे।
तो जैसे देखा जाए आपका, तो v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन आर। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। अगर वर्ड उसमें एंगुलर वेलोसिटी का दिया हुआ है तो अपन लोग क्या रख सकते हैं, इसी रिलेशन से देखा जाए v बाई आर की जगह ओमेगा रख सकते हैं। इसीलिए i इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, ई ओमेगा अपॉन 2 पाई। बस ध्यान रखना बेटा इसमें कि ओमेगा की यूनिट क्या होनी चाहिए, रेडियन पर सेकेंड। ये होती थी सर्कुलर मोशन में, आपको बताया हुआ था। तो अपने पास करंट के कितने रिलेशन निकले, इक्विवेलेंट करंट के कौन कौन से रिलेशन निकले अपने पास, देखिए यहाँ पे सबको कलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो जब कलेक्ट करेंगे तो अपने पास जो रिलेशन निकला, ध्यान से देखिएगा कौन कौन से रिलेशन निकले जिसको अपने को याद रखना है। आई इक्वल टू ई बाई टी, या फिर ई इंटू एफ, या फिर 2 पाई क्या था, ई वी अपॉन 2 पाई आर, या फिर ई ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये सभी क्या बताएंगे, इक्विवेलेंट करंट बताएंगे। जो यूनिट वही रहेगी, एम्पियर यूनिट नहीं बदल जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो अपने रेड लाइन के ऊपर ये लिख लीजिएगा, जब चार्ज परफॉर्मिंग रोटेटरी और सर्कुलर मोशन पे इक्विवेलेंट करंट है, ठीक है ना। ये बच्चों ने कहा पूछा था हमको, तो इसलिए आपको ये आर्टिकल बताया हमने, ठीक। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग वेरी वेल नोन इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, जिसको बोलते थे ओम्स लॉ। सबको मालूम होगा ओम्स लॉ क्या होता था, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, जैसे कोई कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, ठीक, इस पे अगर अपन ने एक क्रॉस बैटरी लगा दी, जब बैटरी लगाएंगे इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। कहाँ से कहाँ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, ठीक है ना। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की सब चीजें पढ़ रखी है। ये अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया, ठीक है। अब इस वायर का अगर हम लोग क्या क्या चीज चेंज ना करें, टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, एरिया, मटेरियल, मतलब वही वायर रखें और उसमें कोई भी कंडीशन भी चेंज ना करें, ठीक है। अगर कांस्टेंट रहेगा तो करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर किसके प्रोपोर्शनल होगा, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब इसमें I प्रोपोर्शनली V लिख सकते हैं। भाई पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगी, मेन तो बढ़ाने वाला काम ये है। तो जैसे जैसे V बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी और लीनियरली बढ़ती है, ठीक है ना। या इसको कह सकते हैं और V प्रोपोर्शनली I, तो प्रोपोर्शनल का साइन देते कांस्टेंट आता था, तो V प्रोपोर्शनली क्या हो जाएगा, इक्वल टू R इंटू I, ठीक है। तो V इक्वल टू R इंटू आई। R क्या है, कांस्टेंट, इसी को कांस्टेंट बोलते थे। इसका मतलब ये सब चीज पर डिपेंड नहीं कर, ये सब कांस्टेंट होनी चाहिए तभी कांस्टेंट होगा, ठीक है। और इसी को रेजिस्टेंस बोलते थे, कार्ल डैश, क्या बोला जाता था इसको, कार्ल डैश रेजिस्टेंस, ठीक है ना बेटा। तो V इक्वल टू R इंटू आई, यानी कि ये रिलेशन हम लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ था अच्छे से। अब R क्या है, रेजिस्टेंस है। इसका साइन कैसे दिखाते थे, इस तरीके से साइन दिखाते थे कोई रेजिस्टेंस का, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती थी, ओम, सबको मालूम है, ठीक है। यानी 1R इक्वल टू अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, V अपॉन आई, यानी कि वोल्ट अपॉन मीटर को, वोल्ट अपॉन एम्पियर को हम लोग क्या बोलेंगे, ओम बोलेंगे।
तो V इक्वल टू आर आई लिया अपन ने। अगर इसमें V और I के बीच में ग्राफ खींचे, इसके बीच में V और I के बीच में, यानी V ले ले इसके लॉन्ग और I ले ले इसके लॉन्ग। ये कौन सी एक्सिस है? X, ये कौन सी एक्सिस है? Y। तो देखा जाए तो V प्रोपोर्शनली I है, इसका मतलब जैसे जैसे V बढ़ाते जाएंगे I भी बढ़ता जाएगा। तो V के बीच में क्या आता है? स्ट्रेट लाइन आता था। तो स्ट्रेट लाइन आता था और जो स्ट्रेट लाइन आता उसी को ओमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, यानी उनके नियम को फॉलो कर रहा था। अब यहाँ पे अगर इसको y एक्सिस मान लें, इसको x एक्सिस मान लें, तो ये क्या हो जाएगा? m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको स्लोप बोलते थे हम लोग स्ट्रेट लाइन का। इसका मतलब y इक्वल टू एम एक्स आएगा कि नहीं आएगा? m क्या है? m क्या है? स्लोप, यानी कि कितना एंगल इससे बना रहा है भाई। ठीक है, तो m इक्वल टू क्या बताते थे? tan थीटा। यानी कहने का मतलब इसी में जो पॉइंट्स मिला कि स्लोप ऑफ vi ग्राफ gives रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी किसी का भी स्लोप vi ग्राफ का क्या देगा? रेजिस्टेंस देगा। यानी कहने का मतलब अगर इसमें देखा जाए तो जो स्लोप होगा यानी m क्या देगा? स्लोप, और ये वैल्यू किसकी बताएगा? यानी कहने का मतलब तो स्लोप बताएगा। यानी कहने का मतलब इसकी जो स्लोप की वैल्यू होगी, यानी r इक्वल टू क्या बताएगा? tan थीटा। यानी tan थीटा मतलब स्लोप से कितना एंगल बना रहा है। बस इसमें ध्यान रखना I हमेशा x एक्सिस पे होना है, V हमेशा y एक्सिस पे होना है। अब यहाँ पर C की वैल्यू क्या? 0 है, इसलिए कहाँ से पास होगा? ओरिजिन से ही पास होगा। मतलब जब V 0 करेंगे तो I भी 0 होगा। ठीक है ना, ये अपन ने बताया। अब इसी पे अगर जैसे क्वेश्चन जैसे पूछ लिया जाए, कहीं कहीं पूछते हैं कि दो ग्राफ दिए होंगे, उसमें किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? अपने आप समझ सकते हैं। अब जैसे मान लो कि ये कोई ग्राफ दिया हुआ है, मान लो I का, ये दिया है V का। इसमें दो ग्राफ दिए हुए हैं, एक का रेजिस्टेंस R1, एक का रेजिस्टेंस R2। तो जैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसमें अगर देखो R1 मान लो अल्फा एंगल बना रहा है, R2 मान लो बीटा एंगल बना रहा है, x एक्सिस से। ठीक है ना, तो इसमें R1 ज़्यादा होगा कि R2 ज़्यादा होगा, ये अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर देखें तो अल्फा इज लेस देन बीटा, इसका मतलब tan अल्फा भी क्या होगा? tan बीटा से कम होगा। यानी कहने का मतलब m जो होगा किसका होगा? m अल्फा वाले का ज़्यादा होगा, कम होगा कंपेयर टू बीटा से। अब m क्या बताता था? रेजिस्टेंस। इसका मतलब R1 की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, R2 की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। लेकिन एक्सिस हमेशा कहाँ से लेना है? एंगल हमेशा x एक्सिस से लेना है। ठीक है, तो हम लोग ने ओम्स लॉ के बारे में जाना, क्वेश्चंस के बारे में जाना, लेकिन रेशियो अगर निकालना है किसका रेशियो ज़्यादा होगा। यानी कि अगर जैसे मान लो इसी में अल्फा की वैल्यू मान लो 30 डिग्री दिया है, बीटा की वैल्यू मान लो 60 डिग्री दिया है, तो tan 30 कितना होता है? 1/√3। और tan बीटा कितना होता है? √3। तो अगर R1 R2 का रेशियो भी पूछ ले, अगर मान लो वैल्यू दिया है, तो R1/R2 तो tan 30/tan 60। tan 30 कितना होगा? 1/√3, और ये कितना होगा? √3। तो कितना आ जाएगा? R1/R2 का रेशियो कितना आ जाएगा? 1/3। यानी कहने का मतलब कि R2 की वैल्यू 3R1 हो जाएगी। अब इसमें R1 अगर R2 दे रखा है तो इसके रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने आपको इसके बेस पे ओम्स लॉ के बेस पे क्वेश्चंस के बारे में बताया। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं।
तो आज की वीडियो में हम लोगों ने ओम्स लॉ तक देखा, उसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे करने हैं ये भी देख लिया। अब इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है वायर का, किस पर डिपेंड करता है, आपको बताया दिया। रेजिस्टेंस का साइन कैसा होता है बेटा, इस तरीके का बनाते हैं ना रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आर हो गया, इसकी यूनिट कितनी होगी, ओम हो जाएगी, यानी ओम को हम लोग साइन कैसा बनाते हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये सब चीजें देखना है, हम लोगों ने देखी थी। अगले वीडियो में रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड होता है, ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, उसके बाद की प्रॉपर्टीज क्या है, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।